गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने भारतीय इतिहास में कल बात की थी विषय प्रवेश की, और उसमें अपनी जो तीनों बुक्स है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों का परिचय किया था। और पाठ परिचय में हमने देखा था कि हमारी जो फर्स्ट बुक्स है उसमें जो पाठ है उसमें पहला अध्याय जो है वो है ईंट, अस्थियाँ और मनके, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो आज हम अपने पहले अध्याय को शुरू करेंगे। पहला हमारा अपना जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है ईंट, मनके, ईंट, मनके और अस्थियाँ। अस्थियाँ जैसा कि हमने कल बात की थी कि कोई भी ऐतिहासिक विवरण जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके स्रोत को देखते हैं, स्रोत या सोर्सेस को देखते हैं। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत जो है उन स्रोतों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्य स्रोत, साहित्य स्रोत। यदि हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो ये जो आर्कियोलॉजी इवेंट्स है, पुरातात्विक स्रोत है, इन पुरातात्विक स्रोतों में प्रमुख रूप से आता है पुरावशेष, पुरावशेष, और पुरावशेष में आता है ईंटें, अस्थियाँ, अस्थियाँ, मनके, मनके, मुहूरें, मुहूरें, मृदभांड, मृदभांड। ये जो है हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्य स्रोत की हम बात करते हैं तो साहित्य स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है धार्मिक, धार्मिक साहित्य, और दूसरा होता है धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य। जैसा कि धार्मिक साहित्य में आता है वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, और धर्मेतर साहित्य में आता है संस्कृत साहित्य की रचनाएं। तो ये हमारे इतिहास की जानकारी के स्रोत होते हैं। इन्हीं में से पुरातात्विक स्रोत जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्रोत हैं। जैसा कि कल हमने बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस काल की है? आद्य इतिहास काल की है। यानी इतिहास के कालक्रम में पहला जो कालक्रम है वो है पाषाण युग, पाषाण युग जिसको स्टोन एज कहा जाता है, पाषाण युग। और पाषाण युग के बाद आता है आद्य इतिहास काल, आद्य इतिहास काल। जो पाषाण युग है इस पाषाण युग को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहास काल, प्रागैतिहास काल। जो प्रागैतिहास काल है इस प्रागैतिहास काल को हम बोलते हैं प्रारंभ में प्री हिस्ट्री एज, प्री हिस्ट्री एज। और जो आद्य इतिहास काल है इसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री एज, प्रोटो हिस्ट्री एज। अब देखिए हुआ क्या, पाषाण काल में हमें मानव की जानकारी के जो स्रोत मिले उनमें जो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के जो स्रोत मिले उनमें कोई लिखित स्रोत या लिखित सामग्री नहीं मिली। लेकिन आद्य इतिहास काल में हमें इस तरह की लिखित सामग्रियाँ मिली हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं मुहूरों पर एक विशिष्ट आकृतियाँ बनाई हुई है या किसी लिपि का प्रयोग किया गया। जैसा कि हम हड़प्पा की लिपि की बात करेंगे जो बुस्ट्रोफेदम या पिक्टोग्राफी लिपि है, इस तरह की लिपि का प्रयोग किया गया है। तो आद्य इतिहास काल में एक विकसित लिपि उनकी थी, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो। ऐसी जो पुरानी सभ्यता है वहाँ उनकी एक निश्चित लिपि थी, उस लिपि का वो प्रयोग करते थे। लेकिन वो लिपि हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अज्ञात है, हम उसे आज तक नहीं जान पाए हैं। इसलिए ऐसे साक्ष्य जो इतिहास में लिखित में तो है लेकिन हम उसे ज्ञात नहीं कर पाए हैं, ऐसे साक्ष्यों को हम आद्य इतिहास काल में मानते हैं। तो ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता आद्य इतिहास काल की सभ्यता है।
सिंधु घाटी सभ्यता यानी सभ्यताओं का इतिहास है। सभ्यताओं का इतिहास आद्य इतिहास काल है, और सभ्यताओं से पहले का इतिहास है उसको हम प्रागैतिहासिक इतिहास काल कहते हैं, जिसके अंदर पाषाण युग आता है। हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, तो हमारे पाठ्यक्रम में शुरू होता है आद्य इतिहास काल से, और आद्य इतिहास काल में शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इनको आद्य इतिहास काल की सभ्यताएं कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का परिचय, कौन कौन से बिंदुओं को हम देखेंगे यहाँ इस अध्याय में। जैसा कि स्रोत के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, और यहाँ एक बार पुनः हमने देख लिया, और किस काल की सभ्यता है इतिहास के कालक्रम में, आद्य इतिहास काल की, वो भी देख लिया। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ये जो पार्ट है अपना पर्टिकुलर, वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अपन परिचय देखेंगे। परिचय के बाद सभ्यता का नामकरण देखेंगे। सभ्यता का नामकरण, और उसके बाद हम देखेंगे हमारे बुक्स का जो पहला पेज है, फर्स्ट पेज, प्रथम पेज, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि हड़प्पाई मुहरें और हड़प्पा सभ्यता का वर्गीकरण, उसको हम देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा अपना बुक्स का पेज है, उसमें दिया है समय यानी कालक्रम, समय का निर्धारण, कालक्रम का निर्धारण, और उसके बाद दिया गया है सभ्यता का क्षेत्र। तो इस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, उसके बाद हम देखेंगे सभ्यता का नामकरण, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी बुक्स में पहले पेज में है, यानी मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 1 पर जो बात लिखी गई है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव की उत्पत्ति से लेकर के मानव का जो विकास क्रम हुआ, जैसा कि हमने 11th की इतिहास की बुक्स में, विश्व इतिहास में हमने देखा था मानव का विकास क्रम, कि किस तरह से मानव की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले एप मानव आता है, एप वानर आता है, एप वानर के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव आता है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बाद हम देखते हैं होमो हिबेलियन आता है, उसके बाद होमो इरेक्टस आता है, उसके बाद होमो सेपियंस आता है, जिसे हम प्रज्ञ मानव की श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ नर्मदा नदी क्षेत्र में इस तरह के साक्ष्य मिले, उसे हमने नर्मदा मानव नाम दिया। फिर वह मानव धीरे धीरे समूहों में रहना शुरू करता है और कंदराओं में निवास करता है और पाषाणों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है। इसी उस काल को हमने पाषाण काल नाम दिया। जैसे जैसे मानव प्रज्ञ मानव हुआ, प्रज्ञ मानव मतलब बुद्धिशील मानव, जिसको हम प्रज्ञ मानव कहते हैं, जैसे जैसे प्रज्ञ मानव हुआ, बुद्धिशील मानव विकसित हुआ, तो मानव ने अपने समूह बनाए, जिसे हम कबीला शासन प्रणाली या कबीलों के रूप में जानते हैं। जब कबीले या समूह बना लिए गए, तो कबीले या समूह हैं वो ऐसे क्षेत्रों में जाकर निवास करने लगे जहां उन्हें निश्चित रूप से अपने आवास को सुरक्षा और भोजन मिल सके। तो ऐसी अवस्था में इन्होंने अधिकतर क्या किया, जाकर के नदी की उपत्यका के क्षेत्र है, जो नदी के आसपास का जो उपजाऊ भूभाग है, जिसको अपन नदी घाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो इन लोगों ने नदी घाटी क्षेत्र में जाकर के अपनी बसावट करना शुरू किया। और वहाँ जब उन्होंने एक जगह पर स्थायी जीवन यापन करना शुरू किया, और ऐसी उनके स्थायी जीवन की विशेषताएं जो उस लंबे काल तक वहाँ पर दिखाई गई थी या दिखाई दे रही थी, तो इस तरह के जो समूह वहाँ विकसित होते थे, उस समूह को हमने क्या नाम दिया, सभ्य मानव, या उस क्षेत्र को हमने नाम दिया सभ्यता। सभ्यताएं क्या है, यानी मानव के विकास क्रम में मानव ने जब से व्यवस्थित जीवन यापन करना प्रारंभ किया और अपने कबीला समूह में रह कर के एक समान प्रकार की विशेषताओं को अपनाना शुरू किया, इस तरह की परंपराओं को हम सभ्यता या सभ्य कहते हैं या सभ्यता कहते हैं। ऐसी सभ्यता के क्रम में विश्व में अधिकतर हम देखते हैं, जैसे नील नदी घाटी क्षेत्र की सभ्यता नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई। हम देखते हैं दजला और फरात की नदी घाटी सभ्यता नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई। ऐसे
अमेरिका की एज़टेक की सभ्यता, माया की सभ्यता नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई। ऐसी अधिकतर सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई। उन्हीं सभ्यताओं में से हमारे यहाँ भी जो सभ्यता का विकास हुआ वो नदी घाटी क्षेत्र में विकास हुआ। जैसा कि नाम से पता है, नदी घाटी क्षेत्र हमारे यहाँ पर जो विशाल नदी घाटी क्षेत्र है, यदि हम भारत में नदी घाटी क्षेत्र को देखते हैं तो हमारे यहाँ पर नदी घाटी क्षेत्र के विशाल समूह हैं। तो उसमें पहला है सिंधु घाटी नदी या सिंधु नदी, सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी के बाद, सिंधु क्षेत्र के बाद आता है गंगा का क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र। उसके बाद आता है महानदी का क्षेत्र, महानदी का क्षेत्र। और इधर आता है कावेरी का क्षेत्र, कावेरी का क्षेत्र। और इधर आता है दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी क्षेत्र, नदी क्षेत्र। तो अब हम देख रहे हैं जैसे भारत में यहाँ सिंधु नदी क्षेत्र, भारत की हम बात कर रहे हैं, जब तक पाकिस्तान नहीं बना था उसको अपन अखंड भारत कहते थे, तो वो हमारा एक सिंधु क्षेत्र या सिंधु नदी क्षेत्र कहा गया। उसके बाद इससे आगे वाला जो भाग है हिमालय के उपत्यका में जो उपजाऊ भूभाग बसा हुआ है उसको हमने क्या नाम दिया, गंगा नदी क्षेत्र। ये पूरा जो है मैदानी क्षेत्र जिसको हम गंगा नदी क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद महानदी क्षेत्र, यहाँ पर हम देखते हैं ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र जिसको हम कावेरी नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद दक्षिण में है कृष्णा और तुंगभद्रा की नदी क्षेत्र। इनमें से हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी क्षेत्र है ये एक विशाल नदी क्षेत्र है। यहाँ सिंधु नदी क्षेत्र में बहुत सारी, जैसे कि भारत से सिंधु नदी क्षेत्र में 5 नदियाँ मिलती है जिसको पंचनद समूह के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि वेदों में उल्लेखित किया है कि 7 नदियाँ जिसको अपन सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो और इस तरह से अफगानिस्तान, काबुल, उधर से काबुल नदी आती है, ऐसी कैन नदियाँ आती है, बहुत सारी नदियाँ करके सिंधु नदी में मिलती है। तो मुख्य नदी हो गई कौन सी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी को अरब लोग, सिंधु नदी को जो अरब लोग भारत में प्रवेश करते हैं वो सिंधु नदी को नाम देते हैं, सिंडो नाम देते हैं। और सिंडो के नाम के साथ इसको यूनानी लोग हैं वो इंडस नाम देते हैं। तो एक तो नाम सिंधु से सेंडो हो गया और एक नाम ये यूनानी लोगों का इंडस नाम हो गया। तो इंडस कहें या सिंडो कहें, दोनों मिला के सिंधु घाटी नाम है। तो ये जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, सिंधु नदी का क्षेत्र जो संपूर्ण पाकिस्तान के क्षेत्र में है, इस सिंधु नदी में समाहित होने वाली जो नदियां हैं जिसे अपन देखते हैं झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, समूह व्यास, ये जो नदियां हैं ये सभी नदियां अंततः सिंधु नदी में समाहित होती हैं। और जो सिंधु नदी का संपूर्ण जो क्षेत्र है, इस नदी के उपत्यका के आसपास लोगों ने धीरे धीरे अपना जीवन यापन करना शुरू किया। और यहाँ नदी के क्षेत्र में उपजाऊ भूभाग, उन्हें जो कृषि कार्य के लिए जो उनका इरिगेशन चलता था वो पशुपालन के साथ ही चलता था। तो पशुपालन और कृषि कार्य दोनों को साथ में चलाने के लिए नदी घाटी क्षेत्र में इन्होंने निवास किया। इसलिए हम सभ्यता का जब भी नाम लेते हैं तो नदी क्षेत्र का नाम आता है। जैसे सिंधु नदी क्षेत्र में जो निवास करते थे, इसलिए इस क्षेत्र को सिंधु नदी घाटी क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र है। तो अपने यहाँ पाठ्यक्रम में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो बिंदु है उसको अपन देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र हमारे यहाँ भारत में रहा, उसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात विशेष ध्यान रखना, अपने बुक्स में जो मानचित्र दे रखा है उस मानचित्र को आपको अच्छे तरीके से देखना है। वो इसलिए देखना है कि जब तक मानचित्र नहीं देखेंगे तब तक सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आएगा, उसका क्षेत्र समझ में नहीं आएगा। जैसे अपन यहाँ देखते हैं काल्पनिक एक अखंड भारत का मानचित्र काल्पनिक रूप से हम देखते हैं, तो ये जो सिंधु रिवर्स है, सिंधु नदी जो है, इस सिंधु नदी में इस तरह से 5 नदियों का जो समूह है वो समाहित होता है। और इधर ये पूरा ही गंगा और यमुना का क्षेत्र है। ये है गंगा यमुना दोआब या क्षेत्र। इधर अपने यहाँ अपन देखते हैं तो यहाँ पे आ जाती है कौन सी, चंबल
नदी क्षेत्र, नदी क्षेत्र, और यहाँ पे आता है सिंधु नदी क्षेत्र, सिंधु नदी क्षेत्र, और यहाँ पे आएगा झेलम, झेलम, चिनाब, सतलज, सतलज, रावी, व्यास, ये नदियाँ नदी क्षेत्र आएगा। ये नदी क्षेत्र है जो सिंधु में समाहित होता है, और सिंधु जो है वो आगे सागर में समाहित होती हैं। जो सिंधु के आसपास का क्षेत्र है, उस सिंधु के आसपास के क्षेत्र को हमने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है वो सिंधु नदी के क्षेत्र में है, सिंधु की सहायक नदियों के क्षेत्र में है, इसलिए हम इसके प्रमुख क्षेत्र का दायरा है एक निश्चित भौगोलिक सीमा में नहीं बांट सकते। फिर भी अपन एक अध्ययन की दृष्टि से बात करते हैं तो उत्तर में यहाँ आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के, और यहाँ अपन देखते हैं महाराष्ट्र में एक स्थान है दायमाबाद, दायमाबाद। जम्मू कश्मीर से दायमाबाद उत्तर से दक्षिण की ओर क्षेत्र हम देखते हैं। यदि हम इसके पूर्वी क्षेत्र को हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर क्षेत्र है। और इधर हम देखते हैं सिंधु नदी के क्षेत्र में, यानी पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की अंतिम सीमा जो है, यहाँ हम देखते हैं एक स्थान है सौत का गैडोर, सौत का गैडोर। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है उसको अपन किसी एक देश की सीमा में नहीं बांध सकते, तो ये संपूर्ण क्षेत्र एक साथ माना जाता है। तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र देखते हैं तो जम्मू कश्मीर से लेकर के और दायमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ एक नदी है जिसका नाम है परवरा नदी। और जम्मू कश्मीर में जो माडा एक स्थान है, माडा, ये चिनाब नदी के किनारे हैं, नदी का नाम है चिनाब नदी, चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर में माडा जो है वो चिनाब नदी के क्षेत्र में है। और यहाँ हम देखते हैं परवरा नदी जो दायमाबाद है वो परवरा नदी क्षेत्र में है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के दायमाबाद तक जो 1400 किलोमीटर का एरिया है, जिसको अपन 1400 किलोमीटर के नाम से, और इधर हम देखते हैं आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश से लेकर के सौत का गैडोर तक, यानी पूर्व से पश्चिमी तक लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र माना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सभ्यता का जो एक आकार है वो इस तरह से है, यानी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो इस तरह से पतंगाकार, या जिसे हम चतुर्भुज या पतंगाकार कहते हैं, पतंगाकार, पतंगाकार, इस तरह की इसकी आकृति है। उत्तर में यहाँ माडा है, माडा चिनाब नदी है, चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर में ये क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर में सभ्यता का सबसे ये उत्तरी क्षेत्र माना जाता है, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। और सभ्यता का जो दक्षिण क्षेत्र है वो है दायमाबाद, दायमाबाद, ये दायमाबाद का क्षेत्र। और पूर्व में जो है वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे, यमुना के सहायक है हिंडन नदी, हिंडन नदी के क्षेत्र में है। और ये दायमाबाद है, ये प्रवरा नदी के क्षेत्र में, प्रवरा नदी। और ये सौत का गैडोर जो है, सौत का गैडोर, ये दाशम नदी के क्षेत्र में है, नदी का नाम है दाशम नदी। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिमी ये सभ्यता का लगभग अपन मान रहे हैं कि 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है पूरा, उसको अपन नाम दे रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम देख रहे हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सामने आती हैं, सभ्यता का नामकरण कैसे होता है, उसका अपन परिचय देखते हैं। तो हुआ क्या था कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार के उद्देश्य से भारत के संपूर्ण क्षेत्र में खनिज उत्पादन क्षेत्र, कृषि उत्पादन क्षेत्र, उपजाऊ भूभाग वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, उन सभी क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पोर्ट तक यानी बंदरगांव तक जोड़ना चाहती थी। और बंदरगांव तक जोड़ने के लिए कंपनी के माध्यम से भारत में रेलवे लाइन विकसित की जा रही थी। जैसा कि यहाँ पर एक रेलवे, 4 कंपनियाँ आई थी रेलवे की, उनमें से एक कंपनी जो इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी,
जैसे कि बॉम्बे का रेलवे स्टेशन आज भी उसी के नाम से है, इंडियन पेनिनसुला रेलवे स्टेशन के नाम से, पुराना नाम है, यहाँ छत्रपति शिवाजी नाम हो गया लेकिन पुराना ये नाम था। तो पेनिनसुला रेलवे कंपनी भारत में आई तो उस कंपनी ने यहाँ भारत में अनुबंध पर काम करना शुरू किया कि सरकार की, ब्रिटिश सरकार की 5% हिस्सेदारी है और बाकी कंपनी की खुद की हिस्सेदारी है। तो वो उस कंपनी ने इस क्षेत्र में रेलवे लाइनें डालने के लिए सर्वे कार्य शुरू किया कि रेलवे लाइनों में रेलें डाली जाएगी। ये जो लोहे की लंबी लंबी जो पट्टिकाएँ होती हैं इनको रेलें कहा जाता है। ये रेलें डाली जाएगी तो समतल भूमि बनाई जाएगी और समतल भूमि पर मिट्टी की ईंटें रखी जाएगी। मिट्टी की ईंटें रखी जाएगी तो नदी के क्षेत्र में जो मिट्टी मिल रही है, मजबूत मिट्टी, उसको निकाल करके ईंटें बनानी पड़ेगी, ईंटें पकानी पड़ेगी, पकने के बाद उन ईंटों को लगाया जाएगा और उसके ऊपर रेलें डाली जाएगी। इस तरह का एक प्लान चल रहा था और ऐसा ही प्लान चल रहा था इस क्षेत्र में, यानी सिंधु नदी क्षेत्र में। जो एक सिंधु नदी क्षेत्र में कराची पोर्ट था, तो कराची पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइनें डाली जा रही थी। तब यहाँ पर मिट्टी की खुदाई की गई और सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक इंजीनियर थे चार्ल्स मेसर्न। तो इंजीनियर चार्ल्स मेसर्न ने 1826 में सबसे पहले इस क्षेत्र में जब मिट्टी की खुदाई का कार्य प्रारंभ किया तो इन्हें यहाँ ईंटों के ढेर मिले। देखिए हमारे पाठ का बिंदु है ईंटें मन के अस्थियां, और इस सभ्यता की शुरुआत भी प्रारंभ में ईंटों से ही होती हैं। यदि ईंटें मिलने के बाद ही सभ्यता की खोज का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ जब इनको स्वतः ही ईंटों के ढेर मिले तो इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने इस समय क्या था, कोलकाता के अंदर, भारत में कोलकाता में राजधानी थी और कोलकाता के अंदर एक पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसे अपन वर्तमान में इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के नाम से बोलते हैं, इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो जॉन मार्शल के माध्यम से 1904 में स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ प्रारंभ में एक पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थापित किया गया था कोलकाता। तो यहाँ जैसे ही ईंटें मिली तो इसकी जानकारी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को दी गई। उसके बाद में यहाँ 1856 में हम देखते हैं, पहले 1854 में दो यहाँ इंजीनियर आए थे जिनको हम बर्टन बंधु कहते हैं, बर्टन बंधु। तो बर्टन बंधुओं ने सबसे पहले इस क्षेत्र में सभ्यता के संकेत दिए। देखिए सबसे पहले ईंटें प्राप्त हुई चार्ल्स मेसर्न को, और चार्ल्स मेसर्न ने कहा कि यहाँ खुदाई में ईंटें मिली हैं। तो पुरातत्व विभाग को पता चला कि हो सकता है ये ईंटें मिली हैं, यानी पहले की कोई सभ्यता रही हो। उसके बाद बर्टन बंधुओं ने इस क्षेत्र में जब ईंटों की खुदाई की तो वहाँ पर दीवारें भी मिल गई, तो इन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि यहाँ पर कोई सभ्यता होगी। उसके बाद में 1856 में इस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो कार्य है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया गया है। स्टूडेंट ध्यान रखें, अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो स्थापित किया और उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम को पहली बार जिम्मेदारी दी गई कि अलेक्जेंडर कनिंघम इन क्षेत्रों में अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद सभ्यता है या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में आने का श्रेय किसको है? अलेक्जेंडर कनिंघम को है। अब अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ आते हैं और आने के बाद यहाँ खुदाई करवाते हैं। खुदाई करवाने पर अलेक्जेंडर कनिंघम को खुदाई में दीवारें, भवन बने हुए, बहुत सारी सामग्रियाँ भी मिली, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ खुदाई में मुहरें भी मिली। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में सबसे पहले मुहरें किसको मिली? अलेक्जेंडर कनिंघम को मुहरें मिली। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की इस क्षेत्र की जो मुहरें खुदाई में मिली उन मुहरों का अध्ययन करना शुरू किया और अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार
हड़प्पा सभ्यता की एक मुहर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुहर पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्टूडेंट्स ध्यान देना, अपने पाठ के अंत में जो सारांश बिंदु दे रखे हैं वहाँ पे आप जाके देखना, वहाँ लिखा हुआ है 1875 में सबसे पहले क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की मुहरों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ साथ अलेक्जेंडर कनिंघम को एक बहुत बड़ा भ्रम था, और ये भी अपने पाठ्यक्रम में दे रखा है, परीक्षा में सवाल पूछेंगे 4 नंबर का। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या भ्रम था? अलेक्जेंडर कनिंघम को ये भ्रम था क्योंकि एक पेशेवर आर्कियोलॉजिस्ट थे, पेशेवर पुरातत्ववेत्ता थे। पेशेवर पुरातत्ववेत्ता क्या होता है कि जैसे ही आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उस विद्वान को अनुबंधित करता है और अनुबंधित करके अपने सभ्यता के क्षेत्र में उत्खनन करने के लिए उनको भेजता है, जैसे मान लीजिए उनको मेसोपोटामिया की सभ्यता में भेजा, मिस्र की सभ्यता में भेजा, तो ऐसे कई सभ्यताओं में अलेक्जेंडर कनिंघम पहले काम कर चुके थे। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम ये सोच रहे थे कि अगर इस सभ्यता में कोई साक्ष्य मिलते हैं तो इसका मतलब ये सभ्यता नई ही होगी, पुरानी सभ्यता नहीं होगी। लेकिन इस भ्रम को पालने की वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पाई मुहरों का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, लिपि का पता भी नहीं लगा पाए, और इस तरह की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट क्या प्रस्तुत की? रिपोर्ट ये प्रस्तुत की कि यह सभ्यता शायद इन सभी सभ्यताओं से प्राचीन सभ्यता या पुरानी सभ्यता हो सकती है, क्योंकि इसकी लिपि इतनी अति प्राचीन है कि इस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। तो इस तरह से सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के संबंध में अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1875 में एक हड़प्पाई मोहर की रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इस तरह का ये प्रक्रम 1826, 1854, 1856, 1875 एक कालक्रम का जो इस सभ्यता के प्रारंभिक परिचय का दौर जो है वो चल रहा था। इस तरह से आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट के सामने आ गया कि यहाँ पर भी कोई किसी तरह की बड़ी सभ्यता हो सकती है। और अब क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद इस सभ्यता पर काम करने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी दी गई, और वो है सर जॉन मार्शल। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, नाम ध्यान रखना है, सर जॉन मार्शल। पहला नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट, भारतीय पुरातत्व के पिता माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और पहला व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम जिसने हड़प्पाई मुहरों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद 1875 में हड़प्पा सभ्यता पर यानी हड़प्पा की मुहर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन उसके बाद सर जॉन मार्शल को जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कार्य मिला तो सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के क्षेत्र में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया, यानी खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। और उत्खनन का कार्य जब सर जॉन मार्शल ने प्रारंभ किया तो उनके नेतृत्व में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, जैसे कि राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। यानी सर्वे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कौन है? सर जॉन मार्शल है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर कौन है? सर जॉन मार्शल है। और डायरेक्टर सर जॉन मार्शल के अंडर में नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जैसे विद्वान लोग जो है वो इनके साथ यहाँ काम कर रहे हैं, और सिंधु नदी क्षेत्र में इन्होंने उत्खनन का कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया। और उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया तो जैसे उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया तो सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधु नदी क्षेत्र में, नदी का नाम ध्यान रहे हैं, सिंधु नदी क्षेत्र में स्थान का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा ध्यान रहे, सिंधु की जो सहायक नदी है रावी नदी, सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर, ध्यान दें बाएं दाएं ये भी पूछा जाता है, यूपीएससी में कभी पूछते हैं तो ध्यान रखना है। सिंधु नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के तट पर सबसे पहले वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने एक स्थल खोजा और इस स्थल का नाम दिया हड़प्पा, यानी हड़प्पा क्षेत्र।
तो इस सभ्यता का जो खोजा गया पहला स्थल है उसका नाम है हड़प्पा क्षेत्र। और ये वर्ष 1921 में किसने खोजा? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में, पाकिस्तान का जो जिला है वो मोंटेगोमरी जिला है, मोंटेगोमरी जिला। और वर्तमान में ये मोंटेगोमरी, इसे साहिवाल जिला कहते हैं। साहिवाल, दो भाग हो गए मोंटेगोमरी के, तो साहिवाल जिला है। तो साहिवाल में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थल सिंधु क्षेत्र का पहला स्थल है, वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। ये हड़प्पा सभ्यता का पहला क्षेत्र है, वो खोजा गया। उसके बाद आगे राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे एक स्थल खोदा जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मौन शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। मौन का मतलब जो चुप हो गए, दब गए, ऐसे लोग जो दब गए। मौन है जो मतलब उनका, दड़ो मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र, जो ऊंचा टीला होता है उसको दड़ा कहा जाता है। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो एक स्थल है, वो दूसरा स्थल है जो राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे वर्ष 1922 में खोजा गया। तो इस तरह से ये दो स्थल खोजे गए। उसके बाद सर जॉन मार्शल ने अधिकतर स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे ही खोजे, और सिंधु नदी के किनारे खोजने के कारण सर जॉन मार्शल ने वर्ष 1924 की बात है, वर्ष 1924 में इस सभ्यता पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। और वो रिपोर्ट जो है अपने एक लेख का नाम है लंदन वीकली माने साप्ताहिक। लंदन साप्ताहिक नाम से एक पत्र निकलता था, समाचार पत्र चलता था, लेख चलता था। तो लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में वर्ष 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट में सर जॉन मार्शल ने ये कहा कि मैंने देखा है कि अधिकतर स्थल जो है इस सभ्यता के वो सिंधु नदी के किनारे ही हैं, इसलिए इस सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र होना चाहिए। तो पहली बार वर्ष 1924 में इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने दिया। एक बार ब्रीफ में पुनः देख लें। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसर ने यहाँ पर सभ्यता होने के साक्ष्यों में सबसे पहले ईंटों के ढेर की खोज की। उसके बाद 1854 में बर्टन बंधुओं ने इस क्षेत्र में जो दीवारें और ईंटें खोजी गई उससे उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए कि यहाँ पर कोई सभ्यता होगी। तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट में अलेक्जेंडर कनिंघम को जिम्मेदारी दी। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता पर कार्य करना शुरू किया। और 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पाई मुहर पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ध्यान रहे ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कब रिपोर्ट प्रस्तुत की है? 1875 में। और इस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ अलेक्जेंडर कनिंघम को इस सभ्यता के संबंध जो भ्रम ये था कि विश्व की प्राचीन सभ्यताएं तो यूरोप की सभ्यताएं हैं, क्योंकि यूरोपीय इतिहासकारों के सर्वे और वहाँ की रिपोर्ट से अभी तक ब्रिटिश सरकार के सामने जो पाश्चात्य अवधारणा थी वो ये थी कि सभ्यताओं की शुरुआत है वो यूनान एथेंस से हुई है और वहीं से सभ्यताएं विकसित होकर के बाकी जगह आई है। इसी प्राचीन सभ्यता तो यूनान की सभ्यताएं रही है, यहाँ की कोई सभ्यता है वो नई सभ्यता होगी, ऐसा इनके मन में भ्रम था। लेकिन जब इन्होंने उत्खनन करके मुहरें प्राप्त की और मुहरों का अध्ययन करना शुरू किया तो वहाँ की लिपि का ही पता नहीं चला। जब लिपि का पता नहीं चला, इतनी पुरानी लिपि की सभ्यता है, तो इन्होंने निश्चित कर दिया कि ये सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की श्रेणी में है। ये किसने सिद्ध कर दिया? अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसलिए भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद में वर्ष 1902 में सर जॉन मार्शल को यहाँ जिम्मेदारी दी गई सभ्यता के, और सर्वे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई और सभ्यता के उत्खनन के कार्य की जिम्मेदारी दी गई। तो सर जॉन मार्शल ने यहाँ इस सिंधु क्षेत्र में काम करना शुरू किया। तो उनके साथ जुड़े हुए थे भारतीय पुरातात्विक विद्वान राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन्होंने वर्ष 1921 में सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी क्षेत्र की सहायक नदी रावी नदी के किनारे बाएं तट पर पहला स्थल हड़प्पा स्थल खोजा। और उसके बाद
दूसरा स्थल है 1922 में राखलदास बंदर जी ने सिंधु नदी क्षेत्र में मोहनजोदड़ो को खोजा, और उसके बाद सर जॉन मार्शल ने अधिकतर जो स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे खोजे, और सिंधु नदी के किनारे खोजने के बाद वर्ष 1924 में सर जॉन मार्शल ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपने एक लेख लंदन वीकली में रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने इस सभ्यता का नाम क्या दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर दो नाम है, एक है सिंधु घाटी सभ्यता और एक है हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्सी मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ, परीक्षा में ध्यान रखना है। इस सभ्यता का वर्तमान में नाम क्या है, तो हमारा उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। वो क्यों है, क्योंकि जब दिल्ली विश्वविद्यालय और यहाँ के विद्वानों ने सर्वे किया कि हम सिंधु घाटी सभ्यता नाम नहीं दे सकते, क्योंकि अब तो वर्तमान में इसके बहुत सारे क्षेत्र है वो सरस्वती नदी क्षेत्र में भी मिले। सरस्वती नदी क्षेत्र भारत में है जो इस सभ्यता से संबंधित है, लगभग 1000 से ऊपर स्थल जो है वो सरस्वती नदी क्षेत्र में मिल गए। तो सरस्वती नदी क्षेत्र में मिल गए तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, इसलिए इस सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल है उसका नाम है हड़प्पा स्थल, और इसलिए इस सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा सभ्यता नामकरण है। यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, इससे पहले जो आरबीएससी की बुक्स चलती थी अपने यहाँ 12th क्लास में, वहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता स्वीकार कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण उचित है, और वास्तव में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम उचित है, लेकिन विवाद के बचने के लिए विद्वानों ने क्या किया है, इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। इसलिए ध्यान रहे कि वर्तमान में इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है, ये अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये सभ्यता का नामकरण था। एक और नामकरण ये है कि इन सभी क्षेत्रों में अधिकतर जो मृद भांड मिले, बर्तन मिले, क्योंकि सभ्यता के वर्गीकरण को आप देखते हैं तो इसके वर्गीकरण 3 हैं, ध्यान रहे विद्यार्थियों। पहला है प्राक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है विकसित हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा नाम है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता। जब हम समय को देखते हैं, जब इसके समय को हम देखते हैं तो सबसे पहले 3200 ईसा पूर्व से लेकर के और 2600 ईसा पूर्व, ये है प्राक हड़प्पा का समय। प्राक का मतलब पहले ग्रामीण सभ्यता थी, ये धीरे धीरे नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हुई। तो 3200 से 2600 का काल है, उसको हम प्राक हड़प्पा कहते हैं, और 2600 से 1900 ईसा पूर्व का काल है, उसको हम विकसित हड़प्पा कहते हैं। विकसित हड़प्पा कहते हैं जिसको अपन प्योर हड़प्पा कहते हैं, शुद्ध हड़प्पा कहते हैं। और उसके बाद 1900 से लेकर के 1300 का काल है वो उत्तर हड़प्पा का काल है। तो अपने जो पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी में वो 2600 से 1920 का जो क्षेत्र, 1900 के बीच का जो क्षेत्र है वो विकसित हड़प्पा का क्षेत्र है। स्पष्ट दे रखा है पहले पेज पर, स्टूडेंट ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। विकसित हड़प्पा का समय क्या है, 2600 से 1900। कुल समय क्या है, 3200 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में। तो ये जो कालक्रम है इस सभ्यता का, विकसित हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है, वो यहाँ एक शुद्ध इस सभ्यता का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ खुदाई में मैं जो बात कर रहा हूँ कि यहाँ खुदाई में जो प्राक हड़प्पा है, प्राक हड़प्पा में तो मिट्टी के बर्तन मिले, मृदभांड जो मिले वो मिट्टी के मिले, लेकिन विकसित हड़प्पा में देखा गया तो यहाँ पे धातु पात्र मिले, और धातु पात्र में भी क्या है, तांबा और टिन, तांबा और टिन, तांबा और टिन को मिलाकर के कांसा बनाया गया, कांसा। और यहाँ पे जो धातु पात्र मिले वो सारे के सारे धातु पात्र है वो कांसे के मिले। कांसा एक मजबूत धातु होता है और उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना जाता है, इसलिए कांसे के यहाँ अधिकतर बर्तन मिले। इसलिए सभ्यता का एक और धातु युग की दृष्टि से, क्योंकि सभ्यता का वर्गीकरण धातुओं के आधार पर है। जैसे देखें पाषाण युग, पाषाण युग के बाद हम देखते हैं ये कांस्य युग, कांस्य युग के हम देखते हैं उसके बाद ताम्र युग, ताम्र युग, उसके बाद हम देखते हैं लोह युग, वैदिक काल की सभ्यता लोह युग, ताम्र युग की ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता वो ताम्र युग की है, और यहाँ पर कांसा धातु मिला, इससे इस सभ्यता का एक और नाम क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता भी नाम है। तो हमारे सामने इस सभ्यता का नाम आ गया पहला सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्रारंभ में ये नाम किसने दिया था, सर जॉन मार्शल ने 1924 में अपने लेख लंदन वीकली में नाम दिया था। और हड़प्पा जो इस क्षेत्र का वास्तविक नाम है, क्योंकि खोजा गया पहला स्थल है इसलिए इसका नाम हड़प्पा है। उसके बाद इसका नाम क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके बाद इसका नाम क्या है, आद्य इतिहास काल की सभ्यता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो तीसरा पेज है इस अपने पाठ्य पुस्तक का, वहाँ पर हम देखते हैं नियोजित नगर प्रणाली या नियोजित नगरीय प्रणाली है,
जो मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र है नियोजित नगरीय प्रणाली का, जिसमें मानचित्र दे रखा है, तो इस तरह का जो नगर विकसित हुए इस क्षेत्र में, इसी सभ्यता का एक नाम और क्या है, नगरीय सभ्यता भी है। लेकिन इन सब में से सबसे श्रेष्ठ जो नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा, एक पहले पेज में दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो मुहरें मिली, क्या मिली, मुहरें मिली। मुहरें क्या होती हैं, एक मुहरें सैलखड़ी एक पत्थर होता था, सैलखड़ी, सैलखड़ी पत्थर या कॉर्निलियन, कॉर्निलियन, ये जो होते थे इनसे एक लंबे यानी बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार इस तरह की उसकी आकृति दे करके उसके ऊपर अक्षर लिखे जाते थे, जिसको बुस्ट्रोफेदम लिपि कहते हैं, जिसको पिक्टोग्राफी कहते हैं, जो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं इस तरह से लिखा जाता था। और उसमें अधिकतर जो है वो चित्र बनते थे, ज़्यादातर मछलियों के और मातृ देवी के चित्र मिलते हैं। इस तरह की इनकी जो लिपि थी जिसको हम पढ़ नहीं पाए, इस तरह की जो मुहरों के चित्र मिले और जो मुहरें मिली, उन मुहरों की खोज प्रारंभ में किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। हड़प्पाई मोहर को सबसे पहले खोजा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो हड़प्पाई जो मोहर हैं वो वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार इस तरह की है, सैलखड़ी पत्थरों से बनी हुई है, उन पर पशुओं पक्षियों के चित्र बने हुए हैं और उसमें जो लिपि काम में ली गई है जिसको अपन क्या कहते हैं, बुस्ट्रोफेदम लिपि, जिसका हिंदी में नाम है गोमुद्रिका लिपि या बुस्ट्रोफेदम या पिक्टोग्राफी, आर्कियोलॉजी नाम है पिक्टोग्राफी। इस तरह की लिपि के साक्ष्य भी इस हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में मिले हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, अपने पाठ्यपुस्तक का पहला पेज है उसको समझना और हड़प्पा सभ्यता का परिचय है, इसको आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लेना ताकि आगे का काम है वो आसानी से हो सके। धन्यवाद।